हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हेलो, आर यू पीपल बैक? हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि ये मेरे नजदीक ये जो सारी ओरिएंटेशन है और ये जो डिस्कशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीच में स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो लेसन स्टडी प्लान दिया हुआ है ना, अभी देखना तुम कोई ना कोई टांग खींचेगा मेरी कि सर आज हमें 4B कर रहा होना चाहिए था और 5B कर रहा, आज हम 3A कर रहे हैं। अभी कोई ना कोई देखना आ जाएगा। तो वो नाप के बैठे होते हैं कि हमारे 8 लेक्चर्स हैं तो इस दौरान सर ने ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, और ये सर ने बीच में क्या शुरू कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आमतौर पे जो एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट चीजें जो करवाने वाली होती है स्टूडेंट्स को इसलिए रह जाती हैं। वो स्टडी प्लान किसने बनाया हुआ है? मेरा अपना स्टडी प्लान है ना, तो मुझे उसके अंदर कोई राइट होना चाहिए ना उसको मॉडिफाई करने का, कि मुझे महसूस हो रहा है कि ये वो स्टडी प्लान थोड़ा सा 3-4 महीने पहले बना था। अब आजकल मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ पेपर इंटरप्रिटेशन को और क्रिटिकल थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर। अब रफ्ता रफ्ता मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। जनवरी फरवरी में कोई और ओरिएंटेशन होती है, अगस्त सितंबर में और ओरिएंटेशन है, इस तरह से चल के तो वो फिर गिन के नाते पूरे शुरू हो जाते हैं कि वो सर 4B रह गया और 3C रह गया और फलाना रह गया, तो वो भी कर लेते हैं। सलार हैदर, आप कौन से सिटी में रहते हैं? सलार हैदर। अच्छा, चलो, नेक्स्ट टाइम आपने नमाज के लिए जाना होगा ना, तो आप फिर खुद चले जाइएगा, आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना। और बाकी लोग भी जिनको नमाज के लिए जाना होता है ना, आप चले जाया करें। ये ब्रेक देनी मेरा प्रोरोगेटिव है, मेरी मजबूरी नहीं है लाजमी के जी 20 मिनट्स ब्रेक जरूर देनी है, इतने बजे देनी है ब्रेक। मैंने 7:20 पे है, 7:10 पे है, जिस वक्त मर्जी दे लूंगा। मैंने आर्गुमेंट शुरू की हुई है, मैंने बात करनी है। हम कोई वो बटन नहीं है, प्ले का बटन दबाया और शुरू हो गए, और जिस वक्त आप चाहें पॉज करके आप मुझे बता दें कि जी प्रेयर टाइम हो गया, जैसे मुझे नहीं पता। समझ आ गई सलाह? ये चल रहा होता है, फ्लो ऑफ थॉट चल रहा होता है ना, तो फिर उसको इंटरप्ट करना कोई कोई इतनी कोई कमेंडेबल बात नहीं है। और वो भी कल वो एक ओरिएंटेशन मीटिंग चल रही थी, उसमें स्टूडेंट मुझे कहने लगा कि सर नमाज अजान हो रही है, अजान की ब्रेक दें। यार कहाँ हो रही है? जी तुम्हारे इलाके में हो रही है। अच्छा तुम्हारे इलाके में हो रही है तो यार तुम सुनो खिड़की खोल के, थोड़ी देर के लिए छोड़ जाओ मीटिंग को। नहीं सर, आप पूरी क्लास को रोके, मैंने अजान सुननी है। So this is what we were talking about, and basically I started that argument from this
पॉइंट ऑनवर्ड्स। वापस जाते हैं, हम अपनी आउटलाइन बनाते हैं, वो स्टेप्स जो हैं उसके। व्हाट इज वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान? और पहली बात तो ये है कि व्हाई द वाटर सिचुएशन इज एट द ब्रिंक ऑफ अ क्राइसिस इन पाकिस्तान। और बहुत ज्यादा पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए, हम वाटर क्राइसिस पे ऐसे नहीं लिख रहे, इसलिए मुझे ज्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा बस सिर्फ हमने जिक्र करना है। Lack of foresight and planning, environmental changes, rising population, और water aggression by neighboring countries, mismanagement of current water resources। बस हम what is water crisis in Pakistan? What is water crisis? अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल यूनिटी पे। ज़ोहेब अशरफ, अपने क्वेश्चन जरा पास ही रखो और इसको याद रखना, इनको पार्क कर लो, बाद में पूछना जरूर। आई वुड लाइक टू आंसर। अब जरा मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना न्यूज़पेपर के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पहले हम डिस्कशन कर रहे थे ना, उस वक्त आप उससे रिलेटेड है। नेशनल यूनिटी और situation of national unity in Pakistan, strained relations between federation and provinces। ज़ोहेब समझ आई बात की? Strained relations between federation and provinces। Strained relations between federation and provinces, or problem of unequal distribution of resources। बस इसके ऊपर हमने ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो नहीं बनानी, ज्यादा पॉइंट्स नहीं, बस हम नेशनल यूनिटी पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, ज्यादा लंबे चौड़े चक्कर में नहीं जाना हमने। असल चीज जो हमारी जो जो क्रक्स है हमारी एसए का, वो ये है, हेडिंग नंबर 3, हाउ वाटर क्राइसिस इंपैक्ट्स नेशनल यूनिटी। तो water scarcity increases
tension between provinces. ये नेशनल यूनिटी का ये मसला है. Water scarcity increases tension between provinces. Economic growth of the country is stalled, रुक जाती है. Areas where economic growth stops are more affected. प्रॉब्लम ये है कि अब इसके अंदर पॉइंट आएगा ना कि वाटर रिलेटेड, अगर पानी कम होता है तो अब जहां पे फसलें ज्यादा हैं उन इलाकों को ज्यादा बैडली वो हिट होते हैं. अगर कोई एरिया है ही एग्रीकल्चर बेस्ड और वहां पे अगर पानी की कमी हो गई है तो वो ज्यादा मुतासर हुआ है एज कंपेयर टू अदर एरियाज जहां पे इंडस्ट्री है. अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसको पानी से शायद उतना ज्यादा फर्क ना पड़ता हो जितना, या जहां पे वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो वो फिर प्रॉब्लम आती है उनको. Water intensive industry is spread in different parts of the country. ये प्रॉब्लम है कि हमने ये नहीं किया कि किसी ऐसी जगह पे, मसलन अब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पानी चाहिए बहुत ज्यादा तो फिर वाटर इंटेंसिव जो थे जो इंडस्ट्रीज थी वो वहां पे लगनी चाहिए थी ना जहां पे दरिया करीब थे. वो ऐसे एरियाज में डेवलप हो गई या कर दी गई जहां पे पानी जो था वो मैक्सिमम नहरों का पानी था या वो था बारिश का पानी था या जमीनी पानी था, ग्राउंड वाटर. फैसलाबाद के करीब से कोई दरिया गुजरता है? फैसलाबाद के करीब से कोई दरिया गुजरता है? कैनाल सिस्टम है ना. तो आपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो है ही सारी वाटर बेस्ड है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तो हाईली वाटर इंटेंसिव और चनाचे उसकी सारी डिपेंडेंस किस पे है? ग्राउंड वाटर पे. अब ग्राउंड वाटर लेवल डाउन जाता है तो अब आप उस शहर को पीने का पानी देंगे या कि उसका बिजनेस चलाने के लिए पानी देंगे? आ गया ना मसला. सो लोगों के दरमियान दी fault lines of division in Pakistani nation along ethnic fault lines. ये बड़ा मसला है कि एथनिक जो है वो देखो अदनान, इसकी जो लोकेशन है ना फैसलाबाद की वो सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए. दोआबा है, बिटवीन टू रिवर्स है. दिस मींस के उनको पानी बेशुमार मिल सकता है तो वो आइडियल था फॉर उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए फैसलाबाद. ओके फाइन, साहिवाल वगैरह. लेकिन अगर आप वहां पे ऐसी इंडस्ट्री, और देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री,
जिसके ऊपर पाकिस्तान डिपेंड करता है। आप कौन से एरियाज में, और वो भी कयाम जैसे लिखा है कि इंडस्ट्री सिटी एरियाज में है, शहरों के अंदर वहां पे आम वो लगी हुई है खड़ियां और सारा काम जो है वहां पे हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हुई है कि ओरिएंटेशन सिटीज की, जो एग्रीकल्चरल सिटीज थे, वो जब इंडस्ट्रियल बने तो उनके पास वाटर जो था, जैसे गुजरांवाला है, जब वो इंडस्ट्रियल बना तो आपके पास वाटर का अरेंजमेंट नहीं था, वो ग्राउंड वाटर के ऊपर टोटली जो है वो डिपेंड करते हैं। ये प्रॉब्लम है। और वैसे भी हमारे यहाँ रिवर वाटर यूज भी तो नहीं ना हो रहा कहीं पे, जैसे क्या कहते हैं, बहुत हैवी वाटर यूजेज है इसमें लेदर इंडस्ट्री में और सियालकोट में। तो वहां पे कोई आपके पास पानी नहीं है, और पानी अगर है भी चिनाब वगैरह का तो वो इसमें यूज नहीं किया जा रहा इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे पास प्योरिफिकेशन प्लांट्स ही नहीं है सिरे से। तो डिवीजन इन पाकिस्तानी नेशन अलोंग एथनिक फॉल्ट लाइंस, वाटर इंडस्ट्री इज स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसके अंदर हमारा जो मेन पॉइंट है, और जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी इज एट स्टेक। यानी ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इसके अंदर हम इस चीज के ऊपर बात करें। एरियाज वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉप्स आर मोर अफेक्टेड। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं ऊपर लिखना चाह रहा था यहाँ पे कि पीपल इन लो वाटर एरिया या वाटर स्कार्स एरियाज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सिटीज। तो ये आपका एक प्रॉब्लम जो है, जो मैस माइग्रेशन जो स्टार्ट हुई है, ये हमेशा किसी भी इलाके में जब मैस माइग्रेशन होगी सिटीज की तरफ, तो लाजमी नहीं वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन हमेशा इन क्वेश्चन बन जाएगी। और आपके नजदीक टाइपिंग नॉट विजिबल कैसे भी, मारिया जावेद, टाइपिंग विजिबल है, सबको विजिबल है। अच्छा जी, और कोई पॉइंट आप देना चाहें इसके ऊपर, लेकिन जेन्युइन पॉइंट्स पे, कि वाटर स्कार्सिटी जो है वो किस तरह से नेशनल यूनिटी के ऊपर जो है वो अफेक्ट करती है। I need two more points on this. Any points that you have? वही ना, people in water scarce areas start moving towards cities. तो ये जो mass migration है, अब थर से अगर वाटर स्कार्स एरिया से अगर लोग मूव करेंगे तो लाजमी तो नहीं कि वो सिंध के सिटीज की तरफ भी मूव करें। दे मे मूव स्टार्ट मूव टुवर्ड्स पंजाब सिटीज आल्सो। तो उसके साथ फिर वो एथनिक जो डिफरेंस है वो नजर वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इसके अंदर जो है थ्रेट ऑफ water based threat of increase in water based conflicts among provinces. Threat of increase in water based conflicts. अच्छा, अब यहां पे मैं जो पॉइंट देना चाहता हूं वो है इंटर प्रोविंसेस एंड इंट्रा प्रोविंस। थ्रेट ऑफ इंक्रीज इन, इस पॉइंट की समझ आती है आपको? इंटर इंट्रा प्रोविंस, यानी एक सूबे के अंदर भी
वाटर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं सिटीज के दरमियान, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऑलरेडी ये जो है वो पॉइंट्स रेज हो रहे हैं कि मेजर सिटीज जो हैं वो इतना ज्यादा वाटर खा रहे हैं, खींच रहे हैं, कि आसपास के छोटी सिटीज जो है उनका तो समहाउ कहीं ना कहीं इसकी जो है वो इस पॉइंट ने अल्टीमेटली, क्योंकि लोगों के अंदर, जो पॉलिटिशियंस के अंदर हो ना हो, लोगों के अपने अंदर ये नॉलेज मौजूद है। कसूर का बंदा कहता है कि जी हमें 200 फुट 120 पे अब कर जाते थे, पानी मिल जाता था हमें, अब हमें 150-200 फुट तक जाना पड़ता है, इसलिए कि लाहौर जो है वहां पे आप अपनी सड़कों के पौधे जो हैं वो जमीन से पानी खींच के उसके साथ धो रहे हैं। ये मैंने खुद ये आर्गुमेंट सुनी है लोगों को कहते हुए। तो सोशल अनरेस्ट जो है वो मौजूद है। इंटर एंड इंट्रा, हाँ जी, सियालकोट में भी है ना, कि आसपास के लोग, मतलब समड़ियाल के लोग बाकायदा इस चीज का जिक्र करते हैं कि भाई समड़ियाल में तो पानी बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, इसलिए कि दरमियान में वो जो ह्यूज फैक्ट्रीज हैं समड़ियाल रोड के ऊपर, चमड़े की जो ह्यूज फैक्ट्रीज हैं वो इतना ज्यादा पानी खींचती हैं और यूज करती हैं कि आसपास के टाउन के लिए तो पानी नहीं रहेगा जमीन के अंदर। ये चीज है। और वाटर बोर्न डिजीजेस, ये पॉइंट किसने, वाटर बोर्न डिजीजेस अक्सर अफसल स्पेसिफिकली, तो वाटर बोर्न डिजीजेस affect नेशनल कोहिजन। देखिए ना, जिन इलाकों में पानी की वजह से बीमारी फैल रही है वो इलाके तो दूसरे ऐसे इलाकों को देखते हैं ना गुस्से और नफरत की नजर से, कि भाई उनके बच्चे मर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरी जगह पे अमीर के घर जो है उसके अंदर लगाया जा रहा है डेली, दरख्तों को जो है धोया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके करीब जो गांव है उसका पानी सारा खिंच गया। अगर जमीन के अंदर पानी तो एक लिमिट है ना उसका, कोई ये तो नहीं कि उसके अंदर जो है वो समंदर तो नहीं लगा हुआ जमीन के अंदर। नहीं मुजम्मल, जो है ना इस तरह की र्यूमर बेस्ड चीजें उनको आप ऐसे के अंदर मेन पॉइंट्स के तौर पर डिस्कस नहीं कर सकेंगे ना। फ्यूडल माइंडसेट नहीं, आप फोकस, आप ये वाटर क्राइसिस के पॉइंट्स हैं। जी मंगी डैम का भी यही मसला था ना। नहीं, आप मेन पॉइंट बोल रहे हैं, हम वाटर क्राइसिस नहीं बोल रहे। हमारा इस वक्त पॉइंट, हम नेशनल यूनिटी की बात करें, मेरे साथ नेशनल यूनिटी की, आप बार बार मुझे वाटर नहीं, वाटर पॉइंट दे रहे हैं ना आप। मारिया जावेद प्राचा मारिया, ये वाटर सेलेनिटी आप ये आप वो दे रहे हैं कराची। बात करें नेशनल यूनिटी की, वाटर की ना बात करें मेरे साथ, वो हो गया। जी, अब बात करें नेशनल यूनिटी की, अब वाटर रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो अकेले मैटर नहीं करते। आप बात करें नेशनल यूनिटी के ऊपर, इस ऐसे के अंदर यही प्रॉब्लम थी कि जो लोगों ने लिखी थी तो उस वक्त वो सारे वाटर क्राइसिस पे लिख के थे, वो किस तरह से नेशनल यूनिटी को करती है मुतासर, उसके ऊपर बहुत कम जो था। ओके, एक चीज और जो हमारी करने वाली है इस के पॉइंट के अंदर, वो ये है कि थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के ऊपर जरा बात कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ सीएसएस से आपके कितने वर्ड्स होते हैं? 2500, एक्सक्यूज
जो एक मेन प्रॉब्लम जो आती है इसके अंदर ऐसे की प्लानिंग के अंदर, वो बार बार ये होता है कि स्टूडेंट्स निकल जाते हैं उसकी जो टॉपिक से बाहर निकल जाते हैं, और उसमें टॉपिक से उन जहन में जो चीज होती है वो उसके मुताबिक प्लानिंग स्टार्ट। इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि बार बार जाके वापस टॉपिक को जरूर देखा करें। नहीं कुरिश्मा, ये नहीं है पॉइंट। वाटर स्कार्सिटी वायलेट्स द न्यू जनरेशंस पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। आप वाटर स्कार्सिटी पे मेरे साथ बातें कर रहे हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, 10वीं दफा कह रहा हूँ कि वाटर की पॉइंट्स ना दें, मुझे दें वाटर यूनिटी की बातें। जी जैनब, और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना, ये देखो, ये शुरू में ये पॉइंट मैं लिख चुका हूँ, गवर्नमेंट की जो वो है। अच्छा, स्ट्रक्चर जरा देख लीजिएगा कि आपका जो कितने पॉइंट्स आपने ये इंपॉर्टेंट आपकी वो है इंफॉर्मेशन कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली अबाउट 220 टू 250 वर्ड्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद एक पैराग्राफ होता है ओवरव्यू पैराग्राफ, ये अबाउट कोई 100 टू 120 वर्ड्स का होता है। और उसके बाद जो कंक्लूजन पैराग्राफ है, ये जरा नोट करते जाएं, मेरा स्निप नहीं काम कर रहा आज, तो इसको कॉपी करना मुश्किल होगा वहां पे। कंक्लूजन जो है वो अबाउट आपका 120 टू 150 वर्ड्स का, ये वर्ड्स की बात होती है, लाइंस की नहीं, टू 150 वर्ड्स का होता है। तो यहां तक आपका टोटल क्या हो गया, अराउंड 500 वर्ड्स। तो ये 3 फिक्स पैराग्राफ्स हैं, ये 3 फिक्स पैराग्राफ्स हैं जो कि 500 वर्ड्स जो हैं वो ले जाते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बाकी अबाउट मिनिमम 2000 वर्ड्स हैं। तो आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसकी लेंथ क्या होती है, आउटलाइन के वर्ड्स नहीं काउंट होते, आउटलाइन एक अलग चीज है। ये देखो ना, अलग अलग लोग 300 से 400 पर पैराग्राफ, तौबा तौबा, रूबा अली वो तो ऐसे है पूरी, आयशा 250, मुकद्दस 120, क़याम अली 300 टू 350। उफ, तौबा तौबा तौबा, ओए पैराग्राफ लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो। बॉडी पैराग्राफ जो होती है वो अबाउट 100 टू 120 वर्ड्स मैक्सिमम, बस 10 नहीं सोमिया, कोई हिसाब नहीं है 10 सेंटेंसेस का, 5 सेंटेंसेस होते हैं, 100 टू 120 वर्ड्स, 100 टू 120 ना जी, 150 नहीं, ये पैराग्राफ नहीं होता, वो और चीजें होती हैं, वो कहानियां होती हैं। बॉडी पैराग्राफ लेंथ 100 टू 120 वर्ड्स। तो 2000 के अंदर आपके कितने आएंगे पैराग्राफ्स, अबाउट 16 टू 18 पैराग्राफ्स। विच मीन्स कि 17 जो है वो हमारा आइडियल लेंथ है, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स है, ये हमें चाहिए होता है। नूर साहब, अब मैं क्या जवाब दूं इसका, आपको वीडियो दिखाई इसके ऊपर, आउटलाइन के ऊपर, आपको पिछली दफा पूरा लेक्चर आउटलाइन के ऊपर,
अभी बल्कि सॉरी अभी आउटलाइन के ऊपर आना है, तो फिर इसके अंदर मिल जाएगा आपको, जवाब मिल जाएंगे। अब ये स्निप एक्चुअली, ये जो स्क्रीनशॉट लिया करते थे ना, वो मेरी काम नहीं कर रही आजकल। इसको रीबूट किया है तो तब से ये बंद हो गया। आप इसको वैसे नोट कर लें, और अगर पिक्चर आप ले सकते हैं इसकी शॉट, तो लेके देख लें। उसके अंदर जरा पोस्ट कर दें ग्रुप के अंदर, ये वाला सारा। नहीं, प्रिंट स्क्रीन तो पूरी स्क्रीन करेगी ना मुझे, मैं वो स्निप यूज करता हूँ, स्निप एंड स्केच। डाल दिए ग्रुप में, डाल दिया जोहेब, जैनब? नहीं, ग्रुप के अंदर मैं कह रहा हूँ इसको भेजें। सेंडिंग मीडिया इज इट अलाउड? ये लो, ये ले, मैंने ऑन कर दिए। इसको क्रॉप किया करें ना, पिक्चर को इस तरह ना भेजा करें, ठीक है? पिक्चर क्रॉप करके भेजा करें, ठीक है नफीसा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुल फ्लावर, वो ये क्या चीज है, कैसा नाम है ये? गुल भी है और फ्लावर भी है। 12, ओके। तो अब हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल गया 17 का। Now let's see कि हमारे पास हुए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस ठीक है, 16 पैराग्राफ्स जो है वो काफी हैं। बेसिकली हमने टॉपिक ऐसा सिलेक्ट कर लिया है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो नहीं सकी, और चनाचे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो पॉइंट है वो भी पूरा हो गया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, पूल ऑफ आइडियाज, पॉइंट्स, डू नॉट अरेंज द पॉइंट्स एट दिस स्टेज, हमने अरेंज नहीं किए, और ये वाला सेक्शन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो नाउ वी आर, हम स्टेप्स जो है वो देखते जाते हैं क्या कुछ करने थे। टॉपिक सेगमेंटेशन हमने कर ली है, वो कर लिया। अब हम कर ले हैं माइंड मैपिंग, ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। डिवाइड द पूल ऑफ आइडियाज एंड पॉइंट्स जनरेटेड एट द ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फिल्टर योर पॉइंट्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट, हमने मोस्ट रेलिवेंट लिए थे, एंड द वंस ऑन व्हिच यू कैन प्रोवाइड एविडेंस, एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सारा हो सकता है। माइंड मैपिंग जो है वो हो गई है, और अब रह गया लॉजिकल सीक्वेंसिंग। अच्छा, अब मैं आपके इस ये जो है इसको यहीं पे हम आउटलाइन के अंदर में आपको कन्वर्ट करना जो है वो अभी से कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारे पास ये है, और आप जब भी टॉपिक लिखते हैं ऐसे लिखने का तरीका ये है, आउटलाइन लिखने का तरीका ये है कि ऊपर टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद आउटलाइन आएगी, और इस वर्ड को आपने अंडरलाइन करना होता है, और इसके नीचे फिर आउटलाइन जो है वो आप स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हेडिंग इज ऑलवेज introduction. Number 2 heading is always
ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। यहां पे हम इसको बाकायदा जो है वो नाम देंगे, कोरिलेशन बिटवीन वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। नजर नहीं आ रहा? नॉट विजिबल? अच्छा ठीक है, वो पेज चेंज किया है इसलिए। उसी को मैंने वहां से कॉपी किया यहाँ पे, ये आपकी है। तो ऊपर जो है वो हमेशा आउटलाइन लिखी जाती है और उसके नीचे फिर है इंट्रोडक्शन और कोरिलेशन बिटवीन वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। और ये एक्चुअली है क्या चीज, ये वाली जो है ये जो हमने लिखा है कोरिलेशन बिटवीन वाटर क्राइसिस एंड यूनिटी, ये क्या है? ये बेसिकली ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक था। अच्छा, इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हैं तो यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके नीचे हमने थीसिस स्टेटमेंट जो है वो देनी होती है। ये इंट्रोडक्शन के नीचे आती है और इसका नंबर कोई नहीं होता। ये हेडिंग्स जो है ये बोल्ड है, थीसिस स्टेटमेंट भी जो है ये भी बोल्ड है। गो के थीसिस स्टेटमेंट बताते खुद बोल्ड नहीं होगी। और ये जो नंबर 2 है, दिस इज ऑल्सो बोल्ड। और अब आपने जो एक्चुअली जो हमने ये लिखी थी हेडिंग 1, ये बेसिकली हमारी हेडिंग नंबर 3 आ गई है। और ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ये हमारे एबीसी में चले जाएंगे। सेम गोज फॉर, अब ये आउटलाइन लिखने का मेथड जो है वो देख लें। इसके अंदर अब कोई चीज पूछनी है तो पूछते जाएं साथ साथ। आपने क्या पूछा था उस वक्त आउटलाइन के बारे में कि सेंटेंसेस लिखने हैं कि वो लिखने हैं, फ्रेजेस लिखने हैं? आई प्रेफर टू राइट फ्रेजेस। आई आउटलाइन में कीवर्ड्स होंगे, मारिया जवेद या फ्रेजेस, कीवर्ड ये देख लें आपके सामने है। अब ये फ्रेजेस हैं, राइजिंग पॉपुलेशन especially in, आपका जो भी, बस एक चीज याद रखें, सेंटेंस लिखें चाहे फ्रेज लिखें, जरा गौर से सुन लीजिएगा। योर subheading and heading should be reflective of the paragraph. I repeat, थीसिस स्टेटमेंट बोल्ड नहीं होगी। आई रिपीट कि आपकी जो भी हेडिंग है, सब हेडिंग है, इट शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द पैराग्राफ। उसके अंदर से पैराग्राफ नजर आना चाहिए। मैं रईसा छोड़ भी दें थीसिस स्टेटमेंट को, जरा मैं जो बात कर रहा हूं जरा उस तरफ कर दें ध्यान। थीसिस स्टेटमेंट का मैं नहीं बस जिक्र वो करना तो नहीं करना, बस आगे चल के मैंने पूरा लेक्चर है उसके ऊपर मेरा। यहां पे थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाएगी, ये नहीं यार पहले इसको खत्म कर लें, ये लें। यहां पे थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाएगी इस तरीके से। ये पूरा इसने 3-4 लाइनों की यहां पे थीसिस स्टेटमेंट आ गई। ये बोल्ड नहीं होगी, बस खत्म होगी बात। कभी तुम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो चीज काम कर रहे हैं ना, हमेशा किसी के ना किसी और साइड पे निकल जाएंगे। अच्छा, ये बुरा लगता है ना इस तरह लिखा हुआ। What is water crisis in Pakistan?
water crisis, situation in Pakistan, why the water situation is at the brink of a crisis, lack of foresight and planning, environmental changes, rising population, water aggression by neighboring countries, mismanagement of current। साफ पता चलता है कि पैराग्राफ के अंदर किन चीजों का जिक्र हो। अब यहाँ पे अगर जनरल किस्म का हम बात कर दें, करप्शन, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज काफी नहीं है, एनवायरमेंटल चेंजेस affecting availability या affecting water availability। कभी भी 2 या 3 वर्ड्स की हेडिंग नहीं होती, हमेशा हेडिंग ज्यादा होगी तो पता चलेगा कि उसका वो पैराग्राफ क्या है। नंबर 4, सो सिचुएशन ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान, ये इसको हमने शॉर्ट रखा है और सिर्फ इसके अंदर बस यही बयान करना है ना कि भाई नेशनल यूनिटी की प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान की। एक ही फेडरेशन और प्रोविंसेस की आपस में बनती नहीं है, और दूसरी, और क्यों नहीं बनती, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है बस। और हमारी अब हेडिंग 3 जो है वो हेडिंग 5 एक्चुअली, how water crisis impacts national unity। तो ये मैंने आपको ये कर दिया था समझाने के लिए सिर्फ, और ये एक्चुअली मेन जो क्रक्स था हमारी आउटलाइन का, वो तो ये वाली चीजें थी ना, जो जिस चीज के ऊपर हम हमारी ऐसे जो है वो बेस हम इस तरफ लेके आ रहे थे। हमने वो पहले वाले पॉइंट सारे जिक्र किए ही इसलिए थे कि हमने यहां तक पहुंचना था। और इसके बाद हमारे पास नंबर 6 आ जाएगा, कंक्लूजन। तो ये आउटलाइन बन गई। आप कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछना तो पूछ लें। ये कंप्लीट आउटलाइन है आपकी। आप देखें जो प्राइमरी हेडिंग्स हैं 1 2 3 वो न्यूमरल्स में लिखनी होती हैं, 1 2 3 साथ लिखना होता है, नंबर लिखना होता है। और जो ये प्राइमरी हेडिंग्स है और इनको बोल्ड करना होता है। और जो सेकेंडरी हेडिंग्स हैं वो एबीसी के साथ होती हैं, और बस तीसरा लेवल इसमें नहीं होता। वो जो बात लोग करते हैं ना कि लैक ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग, इसके नीचे भी शुरू हो जाते हैं, वो इसके नीचे ना पॉइंट्स देने शुरू हो जाते हैं। जब ये क्या है, ये पैराग्राफ के अंदर जो कुछ लिखना है वो लिखा हुआ है, वो क्यों, बाकियों के क्यों नहीं लिखा, वो जी सिर्फ इसके पॉइंट्स हैं, बाकियों में क्यों नहीं लिखा, तो वो अपनी बात को खुद ही डिनाई कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम है। क्या कह रही है मारिया खटक सर, फॉर ईच सब हेडिंग देयर शुड बी अ सेपरेट पैराग्राफ। जी हाँ, सब हेडिंग का मतलब है सेपरेट पैराग्राफ। ये मुझे नहीं समझ आई। राइटिंग हेयर थीसिस नेसेसरी, आसिफ अमीर, ये थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड लिखना होता है पूरा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम होती है फिर। Noor Zaid, explain point 3. Water intensive industries, how they grow in number if there is water crisis. Number 3 किधर है? 3 किसका भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आई तुम्हारी। नंबर नूर ज़ैब सही वाला नंबर दें, किस चीज को आप कह रहे हैं? वाटर इंडस्ट्री। वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री इज स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नहीं, वाटर क्राइसिस तो अब पैदा हुआ है ना, तो ये तो नहीं कि वाटर क्राइसिस पैदा हुआ है तो फिर हमने इंडस्ट्री लगानी शुरू। इंडस्ट्री तो पुरानी है, 30 40 50 साल हो गए हैं।
नूरजेब, जी सजेशन आए, सजेशन अभी जानी है हमने। अच्छा, 120 वर्ड्स इन ईच पैराग्राफ, जी हाँ, 100 to 120। हाउ कैन वी लिंक द मेन हेडिंग्स इन पैराग्राफ? कनाल बीबर क्या मतलब, मुझे मुझे नहीं समझ आई। बीबगर, मेन हेडिंग जो है वो पैराग्राफ नहीं होता, वो मेन हेडिंग जो है वो पैराग्राफ नहीं होता। way forward to resolve the way forward to increase national unity despite water scarcity, ये आना है जो 6 है, और उसके बाद है कंक्लूजन। भाई मेन हेडिंग के ऊपर कुछ नहीं होता, मेन हेडिंग का कोई पैराग्राफ में कोई जिक्र नहीं है, मेन हेडिंग असल में चीज ही कुछ नहीं है ना। सब हेडिंग के ऊपर पैराग्राफ लिखा जाता है, मेन हेडिंग के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेन हेडिंग के ऊपर पैराग्राफ कुछ नहीं लिखा जाता। उमर हैदरी, अब मैं ये एक्सपोजिटरी में पढ़ा रहा हूँ आपको फिलहाल, इस वक्त मैं एब्स्ट्रैक्ट और उसकी तरफ नहीं जा रहा। अच्छा जी, अब हमारे पास 16 पॉइंट्स हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पॉइंट्स हैं, और अभी हमने वे फॉरवर्ड जो है वो भी लिखना है। अब हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर डबलिंग है, कुछ जो है वो वाटर क्राइसिस सिचुएशन, व्हाई द वाटर सिचुएशन इज एट द ब्रिंक ऑफ क्राइसिस इन पाकिस्तान, lack of foresight and planning, environmental changes, rising population, water recurrence। अब ये जो ए हेडिंग है इसमें क्या लिखेंगे आप? ये तो कुछ भी नहीं है। Why the water situation is at the brink of crisis, उसके अंदर ये चीजें लिखेंगे ना कि फोरसाइट थी, प्लानिंग थी, और ये तो सारा कुछ। क्या ख्याल है? ए को हटाया जा सकता है, ए का कोई मीनिंग नहीं है। अब हम वो कर रहे हैं ना, मोस्ट रेलिवेंट जो है वो करेंगे। पॉइंट बी जो है वो उसको कर देता है, एक पॉइंट हमारा यहां से कम हो गया। और हाउ वाटर क्राइसिस इंपैक्ट्स नेशनल यूनिटी, इसमें से भी एक पॉइंट कम करें। वाटर स्कार्सिटी इंक्रीजेस टेंशन बिटवीन प्रोविंसेस, एरियाज वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉप्स आर मोर अफेक्टेड, water intensive industry is spread in different parts of the country, division in Pakistani nation along ethnic fault lines, people in water scarce areas start moving towards cities, threat of increase in inter-province and inter-province water-based conflicts, social unrest among people due to water scarcity, waterborne diseases affect national cohesion। ये जो पॉइंट बी है, ये इसको सब्सटेंशिएट, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। उस वक्त तो हम पॉइंट इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको जब दोबारा देखते हैं तो पॉइंट बी जो है 5B, ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, क्या ये निकाला जा सकता है? फाइव बी नहीं ना, इसकी कोई वो नहीं है, कोई खास इसके लिए इन्हीं चीजों को जो है ई के अंदर जो है वो शामिल किया जा सकता है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है हमारे पास। हाउ वाटर 7 and 2 9 and 5 हमारे पास आगे 14 पॉइंट्स, विच मीन्स कि हम अब वे फॉरवर्ड 3 पॉइंट्स जो है वो दे सकते हैं। हाँ जी, अब बात करें
उसकी क्या वे फॉरवर्ड क्या है टू इंक्रीज नेशनल यूनिटी डिस्पाइट वाटर स्कार्सिटी। 5A और 5B, आयशा आलम। 5A और 5F, water scarcity increases tension between the provinces। दोनों में फर्क है आयशा आलम, अगर गौर से देखो। ए जो है वो बताता है कि प्रोविंसेस के दरमियान टेंशन बढ़ जाती है। ई जो है वो फ्यूचर है, ई फ्यूचर है। ए जो है वो प्रेजेंट एंड पास्ट है। आयशा समझ आई? प्रेजेंट एंड पास्ट है, ई जो है वो फ्यूचर है। रूबा अली का पॉइंट अच्छा है, compensation for areas where water is extremely scarce। ये पॉइंट मैंने डायरेक्टली उससे, अरूबा अली के पॉइंट से डायरेक्टली उठा लिया है। पीसफुल अवेयरनेस डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वल वाटर अमंग प्रोविंसेस। कनार का पॉइंट भी अच्छा है, बिल्डिंग वाटर चैनल्स टू मोस्ट इरिगेटेड एरियाज। बस आप प्रायोरिटाइज कर लेना, पूरे मुल्क में आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि पानी कहां ज्यादा देने की जरूरत है और कहां नहीं है। और दूसरा ये है कि रिड्यूस, तीसरा ये है रिड्यूस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड इंडस्ट्री। बस वे फॉरवर्ड हमने 3 देने थे। हमारे पास वे फॉरवर्ड थे। हैं सजेशंस काफी सारी हैं, सजेशंस काफी सारी हैं, लेकिन हमारे पास गुंजाइश जो है वो कम है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो क्या लगाना होता है, हमने हमारे ये पॉइंट्स थे ना, स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग, जिनको हम एक एक करके तो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या पॉइंट है, माइंड मैपिंग जो है वो भी हो गई है। अब रहेगी लॉजिकल सीक्वेंसिंग, और फिर उसने कहा है आउटलाइन, ड्राफ्ट योर आउटलाइन। हमने अपनी आउटलाइन जो है वो भी बना ली है। अब लॉजिकल सीक्वेंसिंग के 3 मॉडल्स हैं। अप्लाई वन ऑफ द लॉजिकल सीक्वेंसिंग मॉडल्स टू अरेंज द सिलेक्टेड पॉइंट्स। पर्पस क्या है, टू क्रिएट कोहेरेंस इन दी एसे। तो जीपेस्ट हम जहां पे जो है वो अप्लाई करेंगे। जीपेस्ट क्या चीज है, हाउ मेनी वर्ड्स इन कंक्लूजन, हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। सो व्हाट डू यू थिंक इज जीपेस्ट? Never heard. No problem. ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना आपने। नो प्रॉब्लम, इसका कॉन्सेप्ट समझना है पूरा आपने। टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये डिटेल्ड थोड़ी डिस्कशन है ये वाली, क्योंकि यही वो कोहेजन एंड कोहेरेंस मेन मसला है, जो जिसकी वजह से एसेस, मेरे अपने हाथों बहुत ज्यादा एसेस फेल होती हैं इस रीजन की वजह से कि कोहेरेंस नहीं पैदा होती उसके अंदर। वी डोंट हैव एनफ टाइम फॉर दैट।
अयाज ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लेकिन क्यों, उसकी रीजंस, वो सारा जो एक्सप्लेन करना है वो. So we'll have to leave that till the next class. और आपकी मेरे साथ ऐसे है ना सिर्फ. ओके. सो आई हैव नोटेड डाउन कि नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग पॉइंट हम जीपेस्ट से जो है वो शुरू करेंगे. आज के लेक्चर की वर्ड फाइल जो है वो तो बनी ही नहीं है. हाँ, ये वाली जो है ये मैं आपको भेज रहा हूँ. वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी. ये मैं सेव करके आपको भेज देता हूँ. इसके अंदर हमने 4 चीजें कवर की हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग टू आउटलाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग और आउटलाइन, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी. ये आपको आई एम सेंडिंग इन द ग्रुप. इसके ऊपर अभी लॉजिकल सीक्वेंसिंग अप्लाई होनी रहती है और वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे. जी, पहले आउटलाइन लिखेंगे, क्योंकि आउटलाइन लिखेंगे तो आगे कोई प्लान बना है तो फिर आगे चलेंगे ना. प्लान को बगैर तो नहीं आगे चला जाएगा. जी, आई एम सेंडिंग दिस फाइल. Brainstorming to outline on water crisis and national unity. I've sent it to your group. Both word file जो steps of essay writing है वो कह रही है सूनम. जी, मैंने वो भी भेज दिया. बस भाई. वे फॉरवर्ड एंड बैक फॉरवर्डिंग, वो क्या चीज थी? आउटलाइन राइटिंग मेथड डिफरेंट है सना. बोथ है ये 3, एब्स्ट्रैक्ट, आर्गुमेंटेटिव एंड ये जो एक्सपोजिटरी हम कर रहे हैं सबका डिफरेंट होता है. वेलकम. क्या पूछ रहे हैं आप? वो गुल फ्लावर. सर, वे फॉरवर्डिंग एंड बैक फॉरवर्डिंग ये क्या होती है? बैक फॉरवर्डिंग क्या होती है? शायद वो वाली फाइल है. जी, एट द एंड ऑफ एग्जाम शीट जो है वो बना ले अपना. ओके, बस जनाब बंद करते हैं. थैंक यू. खुदा हाफिज. थैंक यू.